हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ PABT 28 सितंबर नीट अप्रैल बैच के। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, होप आपकी PABT आज अच्छी गई होगी। सो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 बिलियन बॉल्स ऑफ इक्वल मास 30 ग्राम स्ट्राइक रिजिड वॉल of same speed of 108 km per hour but at different angles. If the balls get reflected with the same speed, then the ratio of the magnitude of impulse is imparted to ball A and ball B by the wall along the x direction. तो पहले हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। में रेशियो फाइंड करना है कि इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा बॉल को बाय दी वॉल इन बोथ दी केसेस। ओके, तो जब भी कोई एक बॉल होता है वो स्ट्राइक होता है वॉल को, तो जो इम्पल्स इम्पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट केस की बात करते हैं। ओके, तो द इम्पल्स विल बी, जो इम्पल्स होगा, लेट्स डिनोट इम्पल्स बाय आई। ओके, तो जो फर्स्ट केस का जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो फर्स्ट केस में देखो बॉल यू स्पीड से गया और वापस यू स्पीड से रिटर्न हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू होगा, तो नेट मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा कि 2mu हो जाएगा फॉर द फर्स्ट केस। ओके, एंड फॉर द सेकेंड केस, अगर सेकेंड केस की अगर मैं बात करूँ, सो सेकेंड केस में अगर देखो तो बॉल यू स्पीड से आया बट एंगल 45 डिग्री है। सो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, ओके, एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कितना होगा, डेट विल बी mu cos 45 एंड वापस कितना हो जाएगा माइनस mu cos 45। सो नेट चेंज अगर फाइंड करेंगे तो mu cos 45 माइनस mu cos 45 विल बी 2mu cos 45। सो यहाँ पर मैं J2 क्या लिख दूंगा, 2mu cos 45। अब हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो फिर टेक द रेशियो, तो 2mu कैंसिल हो जाएगा, 1 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। सो दैट विल बी इक्वल टू √2। ओके, सो √2:1 विल बी अवर आंसर, विच इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, वेयर इज अ ब्लॉक, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है। On a rough inclined plane as shown in the figure, a force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? मतलब हमें करना क्या है कि P को जस्ट इतना पुल करना है, मतलब ब्लॉक को इतना पुल करना है P फोर्स से कि वो नीचे स्लाइड ना करे। ओके, मतलब अगर P फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो स्लाइड करने लगेगा। ओके, राइट नाउ टेंडेंसी क्या है उसकी कि वो स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है। सो अगर स्लाइड, उसकी टेंडेंसी राइट नाउ ये है कि वो स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन कौन सी तरफ लगेगा, ऊपर की साइड। सो इफ आई ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सो ऊपर की साइड एक P फोर्स लग रहा है, नीचे की साइड 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस साइड mg ऑफ cos थीटा लगेगा एंड यहाँ पर mg ऑफ sin थीटा लगेगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि बिकॉज इट इज टेंडेंसी उसकी नीचे की तरफ मूव करने की, सो दैट मीन्स फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा। सो लेट्स टेक फ्रिक्शन फोर्स हियर। ना अगर मैं इक्वेट करता हूँ, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स P। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P। सो अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो P प्लस F अलॉन्ग द प्लेन, P प्लस F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी mg sin थीटा प्लस 3। ओके, एज इट इज इन इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स विल बी 0। अब देखिए, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स एज यू नो के दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। ओके, एंड देन P की वैल्यू क्या हो जाएगी कि mg sin थीटा प्लस 3 माइनस म्यू एन, उसमें n की जगह पर मैं n बिकॉज mg cos थीटा के इक्वल है, तो मैं n की जगह पर mg cos थीटा लिख देता हूँ एंड फाइनली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो मास की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, सो 10 10 इट विल बी 100। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस 3 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें 0.6 को मैं 3/5 ले लेता हूँ। ओके, m की वैल्यू 10, दिस इज ऑल्सो 10 एंड cos 45। सो फाइनली ये 100/√2 हो जाएगा साइन 45। दिस विल बी 3 माइनस ये 5 2 ज़ा, सो दैट इज 10 2 20 23 ज़ा 60 cos 45, सो 60/√2 हो जाएगा। फाइनली इट विल बी 40/√2 प्लस 3। ओके, नाउ इफ आई विल फाइंड आउट कि वो 40/√2 प्लस 3 कितना होगा, तो कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर,
28.36 प्लस 3, तो that will be equal to 31.36 आ जाएगा न्यूटन, विच इज़ वेरी क्लोज टू 32. तो हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? 32 न्यूटन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A man of mass 60 kg records his weight on a weighing machine placed inside a lift. The ratio of weights of man recorded when it lift ascending up with a uniform speed of 2 meter per second to when it is descending down with a uniform speed of 4 meter per second will be. अब देखो दो केसेस गिवन है कि पहले लिफ्ट ऊपर जा रही है, ओके, इट इज असेंडिंग, बट दोनों केस में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों केस में स्पीड यूनिफॉर्म है. अगर यूनिफॉर्म स्पीड है दैट मीन्स देयर विल बी नो, इट्स एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली. एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेट जो लगता है वो नॉर्मली हमारा जो वेट होता है उतना ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा वेट में. सो अगर उसका वेट राइट ना हो, अगर लेट्स से इफ द लिफ्ट इज नॉट मूविंग, तब 60 किलोग्राम वेट है. ओके, तो वेइंग मशीन में बोथ द केस में जो वेट होगा वो 60 किलोग्राम ही बताएगा मास. दैट मीन्स द वेट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, देयरफॉर द रेशियो विल बी 1. तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन टिक करना है B1. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 cm away from the origin? तो एक पार्टिकल के ऊपर सम फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, एज यू कैन सी नेगेटिव साइन है. ओके, सो अगर उसको रिलीज करेंगे तो व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन? तो बिकॉज एक्सेलरेशन जो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx है, उसमें फोर्स को मैं ma ले लेता हूँ. हमें फाइन एक्सेलरेशन करना, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस kx अपॉन m. इन दैट k की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, k की वैल्यू है 15. x हमें गिवन है कि राइट नाउ इनिशियली ही वाज एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो विल टेक x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर. एंड मास कितना ले लेंगे? तो मास इज 0.3 किलोग्राम. सो यहाँ से मैं 15 इंटू 2/3 फाइन करूँगा, so that it will be equal to 10 meter per second square. Okay, which is B option. Next question पर जाते हैं. A rocket is fired vertically from the earth with an acceleration of 2g where g is the acceleration on an inclined plane inside the rocket make an angle theta with the horizontal. A point object of mass m is kept. मतलब सपोज करो यहाँ पर एक रॉकेट है सम, एंड इन दैट रॉकेट ये ऊपर जा रहा है रॉकेट राइट नाउ, where the acceleration of 2g. ओके, नाउ रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है. इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये एंगल थीटा है. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से विथ मास m. सो द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइन प्लेन सच दैट द मास डज नॉट मूव. मतलब मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, सो दैट ये ब्लॉक नीचे मूव नहीं करेगा. सो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम वापस बनाते हैं. यहाँ पर देखो m मास है तो उसके ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगेगा. देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स हियर. ओके, देयर विल बी नाउ बिकॉज द रॉकेट, इट्स अ रॉकेट मूव कर रहा है 2g एक्सेलरेशन से. ओके, दैट मीन्स के व्हाट विल बी द सूडो फोर्स ऑन द मास m? द सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू, बिकॉज इट इज मूविंग विद 2g एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि उसके ऊपर राइट नाउ एंड यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर राइट नाउ द रॉकेट इज़ ऑन अर्थ. ओके, तो अर्थ पे अगर होगा तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, एंड दैट इज़ अ बिकॉज ये 2g एक्सेलरेशन है, इसलिए नेट कितना कि एक तो mg तो लग ही रहा है, प्लस बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट देयर इज एन एडिशनल फोर्स ऑफ m इंटू 2g विच इज़ 2mg. ओके, सो नेट फोर्स कितना लग रहा है मास के ऊपर? 3mg फोर्स लग रहा है. ओके, सो आई विल राइट हियर 3mg. अगर वो अर्थ पर होता है इंक्लाइन प्लेन रेस्ट में तो सिर्फ mg लगता, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इट विल बी 3mg. ओके, अब 3mg फोर्स लग रहा है तो 3mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा 3mg cos थीटा, साइन थीटा सॉरी, एंड दिस विल बी 3mg cos थीटा. ओके, अब देखो तो यहाँ पर इफ आई विल फाइंड आउट द मैं अगर फोर्सेस को इक्वेट करूँ यहाँ पर, सो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 3mg sin थीटा. ओके,
एंड एज यू नो कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच इज म्यू एन 3 mg साइन थीटा के इक्वल ले लेता हूँ, पर एन की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर 3 mg कॉस थीटा के इक्वल है. सो इन दैट सिनारियो ये 3 mg कैंसिल हो जाएगा एंड म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन. गॉट इट. सो सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पर नॉर्मली अगर 3 mg फोर्स लगाना इंस्टेड ऑफ mg फोर्स, बट इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ इट विल बी सेम होंगे ओनली. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए एक फिगर है वेयर वी हैव बीन गिवन द पोजीशन विच इज टाइम ग्राफ and of one dimensional motion of the body of mass 0.4 kilogram. The magnitude of each impulse is given by. तो impulse फाइंड करना है. ओके, तो देखो impulse फाइंड अगर करना है, so as you know that impulse is nothing but change in momentum. Impulse is change in momentum and that is, अब देखो change in momentum मतलब m into delta v. Okay, so if I want to find out the impulse here, तो impulse फाइंड करने के लिए मुझे डेल्टा वी फाइंड करना होगा. अब यहाँ पर डेल्टा वी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्स थी ग्राफ है, तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसकी पोजीशन, यहाँ पर वो जा रहा है, अचानक से यहाँ पर कुछ फोर्स इंपल्स लगा हुआ, डेट से उसकी पोजीशन क्या हो गई, वापस उसने चेंज कर दी. मतलब यहाँ पर स्लोप क्या मिलेगा, एक्स थी ग्राफ पर स्लोप विल बी वेलोसिटी. तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी राइट नाउ, तो इट विल बी, इफ आई विल फाइंड आउट द स्लोप हियर, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो दैट विल बी इनिशियल डेल्टा वी. अगर मुझे फाइंड करना हो तो v2 माइनस v1 से फाइंड कर सकता हूँ. तो यहाँ पर देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 2/2 विच इज 1. ओके, एंड बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, कि बाद में भी वेलोसिटी तो सेम ही है बट नेगेटिव हो गई, स्लोप नेगेटिव हो गया. दैट मीन्स पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, -1 हो गई. So I will say that the net change in momentum, net velocity change will be equal to -1 plus -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. ओके, पहले 1 थी फिर -1 हो गई, तो v2 -1 v1 1, तो चेंज विल बी -2 मीटर पर सेकेंड. ये चेंज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. मास की वैल्यू हमें 0.4 किलोग्राम गिवन है, डेल्टा वी हमें मिला है -2, सो दैट विल बी इक्वल टू -0.8 न्यूटन सेकेंड. ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. सो आंसर कौन सा आ जाएगा, विच विल बी सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ surface. Now a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to the surface of the table. The block slides through a distance of 50 meter in an interval of time of 10 seconds. Coefficient of kinetic friction is. So एक यहाँ पर एक रफ टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलोग्राम का, एंड इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू सरफेस ऑफ द टेबल. मतलब यहाँ पर एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन एन इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 10 सेकंड. मतलब 10 सेकंड में वो 50 मीटर जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा. तो पहले तो क्या फाइंड कर लो कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये फाइंड कर लो. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या पर डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है. So we can say displacement will equal to half at square ut plus half at square, while initial velocity is 0. डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ कि 50 मीटर हुआ. ओके, एक्सेलरेशन कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है, एंड टाइम कितना लगा 10 स्क्वायर. सो यहाँ से 250 से 100 हो जाएगा, यहाँ से a इंटू 100 हो जाएगा. मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना एक्सेलरेशन हमें मिलेगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के ये जो एक्सेलरेशन है, अब हमें फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है. तो एज यू नो क्या, ये ब्लॉक जब मूव होगा तो पीछे की साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड लेट्स टेक द स्टूडियो फोर्स ma. ओके, सो ऊपर नॉर्मल फोर्स, नीचे mg फोर्स. सो यहाँ से मैं फोर्सेस को इक्वेट करूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, f प्लस ma के इक्वल हो जाएगी. where friction force is given by mu k into n plus m into a. उसमें mu k
हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा mg। सो यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के विल बी इक्वल टू 30 माइनस ma डिवाइड बाई mg। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास की वैल्यू हमें गिवन है 5, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 1, नीचे 5 इंटू जी की वैल्यू हमें गिवन है 10। सो डेट विल बी इक्वल टू 30 माइनस 5 इज 25, ओके, एंड नीचे 50 आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू हाफ विच इज 0.5। सो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी of mass 1 kilogram. During this time the body attains a velocity of 30 meter per second, the time for which the force acts on the body। मतलब बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई फ्रॉम रेस्ट, ओके, तो कितने टाइम के लिए फोर्स लगा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फाइंड कर लो कि एक ऑब्जेक्ट को 0 से 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक जाने के लिए, तो फर्स्ट पहले फोर्स एक्चुअली गिवन है तो एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ले लेता हूँ। फोर्स इज गिवन बाय 6 न्यूटन, मास इज 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड करना है। तो वी कैन टेक ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ओके, और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें फाइनल वेलोसिटी को 30 ले लो, इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो, एक्सेलरेशन को 6 ले लेते हैं, तो टाइम हमें मिल जाएगा 30/6 विच इज 5 सेकेंड्स। मीन्स आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस inside a stationary lift measures 60 kg, the weight of that person if the lift descends with uniform downward acceleration। मतलब सपोज करो यहाँ पर एक लिफ्ट है, यहाँ पर कोई एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेइंग मशीन पे राइट नाउ व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी तब मास कितना बता रहा है 60 किलोग्राम, ओके। द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, नाउ व्हाट विल हैपन, द वेट ऑफ दैट पर्सन द लिफ्ट डिसेंड्स विद यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है लिफ्ट का विच इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब कितना वेट शो होगा, ओके। सो एज यू नो के जब लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी, सो व्हाट विल हैपन इज के कितने फोर्सेस लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा नीचे mg फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होगा, एंड ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स होगा, सूडो फोर्स होगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ए। तो अगर मैं फोर्सेस सारे इक्वेट करूँ, एंड याद रखो ऑलवेज जो हमारा वेट होता है, वेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स होता है, ओके। जितना ग्राउंड हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे उतने ग्राम हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो वो जो रिएक्शन फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द वेट। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी वही हमारा वेट होगा। सो यहाँ पर n प्लस एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। उसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है mg माइनस एम ए। मास हमें गिवन है राइट नाउ व्हेन 60 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, दिस इज 60 इंटू एक्सेलरेशन इज 1.8। मैं 60 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंडर 10 माइनस 1.8 ले लेता हूँ, तो डेट इज 60 इंटू 8.2। इसको कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 8.2, तो एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 60 इंटू 8.2, 60 इंटू 8.2, सो 492 हमारा आंसर आ गया। सो 492 न्यूटन, ओके, which is second option। Let's go to the next question। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉडी है, मास 500 ग्राम है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेरी हो रही है विद डिस्प्लेसमेंट, तो हमें गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 10√x। तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा बॉडी के ऊपर। ना एज यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, वेर a इज dv/dt, ओके। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा dv/dt। सो dv/dt विल बी हियर √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x के इक्वल होता है, ओके। अगर एंड सिमिलरली हमें x का भी वापस करना होगा, x का कितना हो जाएगा dx/dt, चेन रूल से। इसमें ये फाई हो जाएगा। अब dx/dt मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वापस कितनी है ओरिजिनल, दैट विल बी 10√x, तो यहाँ पर वापस 10√x सब्स्टिट्यूट कर देता, तो ये √x कैंसिल होकर ये 50 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें dv/dt की वैल्यू किसकी कितनी मिली, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आवर एक्सेलरेशन एक्चुअली, ओके। सो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m की जगह पर पुट करेंगे 500 ग्राम विच इज 0.5 किलोग्राम, एंड ये 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन, ओके। सो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A block of √3 kg is attached to a spring whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension in the string is. तो यहाँ पर देखो एक ऐसे डायग्राम है. यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है T. There is a 30 at the angle of 30 degree. यहाँ पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है जिसका मास √3 किलोग्राम के इक्वल है. हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन T, मतलब ये T की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर देखो, अगर मैं ये पॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ और ये ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये ब्लॉक के ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है एंड देयर इज अ टेंशन फोर्स हियर. नाउ दिस टेंशन विल बी डिफरेंट, तो मैं इसको T डैश से डिनोट कर देता हूँ. ओके, एंड ये पॉइंट के ऊपर मैं फोर्सेस लगाऊँ तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, एज यू कैन सी. यहाँ पर फोर्स F फोर्स लग रहा है एंड यहाँ पर नीचे T डैश टेंशन फोर्स लग रहा है. ओके, सो ब्लॉक के अगर मैं फोर्सेस को इक्वेट करूँ तो T डैश की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी. एंड ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P लेट से मान लेते हैं, उसके सारे फोर्सेस को इक्वेट करो तो ये जो T टेंशन फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे. ये 30 डिग्री एंगल है, मतलब ये T cos 30 हो जाएगा एंड दिस विल बी T sin 30. तो T cos 30 जो होगा वो T डैश के इक्वल होगा एंड T sin 30 F के इक्वल होगा. सो हमें 3 इक्वेशंस मिली है. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है. तो पहले क्या करते हैं, सिंपली एक काम करते हैं दैट यू कैन टेक दिस सेकेंड एंड थर्ड जो इक्वेशन है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं. अब जब रेशियो लेंगे दोनों का, T sin 30 अपॉन T cos 30, मैं थर्ड अपॉन सेकेंड ले लेता हूँ कि 3/2. तो T कैंसिल हो जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30 हो जाएगा tan 30 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा F अपॉन T डैश. अब T डैश की वैल्यू mg के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर T डैश की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, mg. अब यहाँ पर एक अननोन फोर्स F की वैल्यू अननोन है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. M की वैल्यू हमें √3 गिवन है, ये G टे √3 कैंसिल हो जाएगा. F की वैल्यू आ जाएगी G के इक्वल विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F हो जाएगा 10 न्यूटन. अब ये जो हमें F की वैल्यू मिली उसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. तो T sin 30 इज इक्वल टू F के इक्वल होता है. F इज इक्वल टू T sin 30, जिसमें F की वैल्यू 10 है, T हमें नहीं पता है, sin 30 हाफ के इक्वल होता है, तो T की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन. सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए 4 डायग्राम है, हमें चार डायग्राम में हमें फाइंड करना है कि इम्पल्स किस में हाईएस्ट होगा. एंड द डायग्राम्स, द ग्राफ्स आर ऑफ एक्चुअली फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ्स. अब ऐसे यू नो कि जो इम्पल्स होता है इट इज़ फोर्स इनटू टाइम होता है. ओके, ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम भी होता है. दैट मीन्स कि अगर मैं ये ग्राफ का एरिया फाइंड करूँगा सो आई विल गेट द इम्पल्स. तो ये चारों का एरिया फाइंड करते देखते किस में एरिया हाईएस्ट है. तो फर्स्ट इज अ ट्राइंगल एज यू कैन सी, एंड इसका हाफ बेस इंटू हाइट से अगर मैं फाइंड करूँगा तो हाफ इंटू 1 इंटू 0.5 विल बी 0.25 इम्पल्स मिलेगा. यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू 0.75 विल बी 0.375 ओके न्यूटन सेकेंड. यहाँ पर हमें इट्स रेक्टेंगुलर 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 न्यूटन सेकेंड मिलेगा. एंड यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो इट विल बी 0.5 न्यूटन सेकेंड. तो एज यू कैन सी हाईएस्ट किस में मिल रहा है, हाईएस्ट तो हमें फिगर बी में मिल रहा है. सो दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड ऑफ, सो वापस इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन हो गया जो हमने आगे किया था. यहाँ पर कि एक वेलोसिटी गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो यहाँ पर वापस क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए. एक काम यहाँ पर एक दूसरा भी कर सकते हो, इसको स्क्वायर कर सकते हो रूट निकालने के लिए. रूट को अगर डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट लगता हो तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v हो जाएगा dv/dt एंड यहाँ पर 16 dx/dt हो जाएगा. dv/dt एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, dx/dt वेलोसिटी के इक्वल होगा. v कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमें फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर m इज 0.5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज 8, तो डेट विल बी 4 न्यूटन. हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ डी ऑप्शन. ओके, तो सेम क्वेश्चन ऑलरेडी जो हमने आई थिंक लास्ट क्वेश्चन किया था, सिमिलर टू डैट, बट हमने थोड़ा डिफरेंट वे में किया कि यहाँ पर पहले स्क्वायर कर दिया.
अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि एक वेज है, वेज के ऊपर एक मास m का ब्लॉक रखा हुआ है एंड वेज इज स्मूथ। अब इसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ स्मूथ प्लेन। बट लेट्स से अगर हम वेज को एक्सेलरेट कर रहे हैं, सो कितना मुझे वेज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना हो। ऑब्वियस है अगर मुझे ब्लॉक को उसकी जगह पर ही रखना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे करना क्या होगा कि आई हैव टू पुल दिस वेज हियर इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो पुल करूँगा तो होगा क्या, एक सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहेगा। ओके, लेट्स कि मैं इसको पुल कर रहा हूँ, जो पुल कर रहा हूँ विद सम फोर्स। ओके, आई एम एक्सेलरेटिंग द वेज बाई एक्सेलरेशन ही। ये हमें फाइंड करना कितने एक्सेलरेशन से उसको एक्सेलरेट करना होगा। नाउ लुक, अब ब्लॉक के ऊपर हम सारे फोर्सेस फाइंड करते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पर नीचे एक एम जी, लेट्स से दिस इज थीटा, एम जी कॉस थीटा लगेगा, यहाँ पर एम जी साइन थीटा, एंड ऊपर की साइड जो होगा वो देयर विल बी नो फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, बट यहाँ पर एज यू कैन सी के एक्सेलरेट ए कर रहा है तो पीछे की साइड एक सूडो फोर्स एम ए लगेगा। ओके, अगर वेज एक्सेलरेट कर रहा है ए से तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक भी करेगा, तो ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा एम ए। सो नाउ मुझे करना क्या है कि वो आई हैव टू फाइंड आउट दिस ए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि एम ए का एक कंपोनेंट फाइंड कर लेता हूँ विच इज़ इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो एम ए का कंपोनेंट अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये देखो ये एंगल भी थीटा ही होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। ना अगर ये ब्लॉक स्लाइड ना हो उसके लिए ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए, फोर्सेस अलोंग द प्लेन शुड बी सेम। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, सो ए की वैल्यू मिल जाएगी जी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, उसमें साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा। सो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, जी टेन थीटा, एंड इट विल बी along the left direction. So A is applied to the left and A is equal to G tan theta, that is our option number D. Okay, next question पर जाते हैं. Person is standing in an elevator in which situation he experiences weight loss. तो एलिवेटर में कब वेट लॉस फील होता है, और कि जब, बिकॉज जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर वेट लॉस फील कब होगा, जब नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा एम से। ओके, तो एक पर्सन अगर यहाँ पर कोई खड़ा है सो उसके ऊपर एक फोर्स एम लगता है, एक फोर्स नॉर्मल लगता है। सो अगर एक्सेलरेशन नीचे की साइड होगा तो एम ऊपर लगेगा। ओके, तो अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट नीचे करिए तो ऊपर की तरफ एक एम लग रहा है, तो इन डेट केस एन की वैल्यू हो जाएगी वो एम जी माइनस एम हो जाएगी। मतलब नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है वो एम जी के इक्वल होता है, बट हियर इट विल बी एम जी माइनस एम, मतलब कम हो जाएगा, सो वेट भी कम हो जाएगा। सो किस कंडीशन में हमारा वेट कम होगा, लॉस होगा, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर बी। ओके, बाकी अपवर्ड अगर मूव करेगी लिफ्ट एलिवेटर, इन डेट केस एम ए फोर्स नीचे लगेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, विल हैवियर फील होगी हमारी बॉडी। सी एंड डी ऑप्शन में बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर इज नो सूडो फोर्स, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल ही रहेगी, देयर इज नो वेट लॉस और गेन इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक फोर्स गिवन है एंड एक मास गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम लेस एंड वाज एट द ओरिजिन इनिशियली आफ्टर फोर्स अगेंस्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स आर दिस, द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट। मतलब एक ब्लॉक गिवन है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एंड उसके नए कोऑर्डिनेट्स ये हो गए 8 b एंड 20। ओके, सो इनिशियली इट वॉज एट ओरिजिन, फाइनली कोऑर्डिनेट्स 8b, 20 हो गया। सो दैट मीन्स अगर एक्स डायरेक्शन की बात करो, सिर्फ हम डायरेक्शंस की बात करें, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है, एज यू कैन सी है। तो इन दैट केस अगर मैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना हो मुझे, तो मास हमें गिवन है 2, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए। ओके, सो अगर मुझे न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड ऑलरेडी गिवन है कि जो नया कोऑर्डिनेट है एक्स डायरेक्शन में वो 8 है, इनिशियली 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ, 8 के इक्वल हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 8 के इक्वल है
तो वी कैन फाइंड आउट द टाइम का x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं, उसमें x की जगह पर 8 पुट कर देता है, u हमारा 0 लेते हैं बिकॉज इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी टेकन एज 1 एंड टाइम क्या होगा हमें यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर विल बी 16 एंड टी की वैल्यू 4 सेकेंड हो जाएगी। अब इतने टाइम में उसने y में कितना कवर किया होगा तो वो फाइंड कर लेते हम। तो y में फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करते हैं कि लेट्स से हम y डायरेक्शन का फोर्स ले लेते हैं विच इज़ एफ वाई इज इक्वल टू कितना है m इंटू ए वाई, वेर एफ इज़ गिवन बाई 3, मास इज 2, तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। इन डेट हम y हमें फाइंड करना है विच इज़ b, u हमारा 0 है, y डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 3/2 एंड टाइम हमें लगेगा 4 सेकेंड विच इज़ 4 स्क्वायर। सो यहाँ से हमें ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ अवर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 4 फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पे इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ फोर्स F1 एंड F2। तो यहाँ पर देखिए एक 4 फोर्सेस है, एक 1 न्यूटन ऐसे लग रहा है, एक 2 न्यूटन ऐसे लग रहा है, एक F1 ऐसे लग रहा है, एक F2 ऐसे लग रहा है। ये वाला जो एंगल है वो 45 है, ये वाला एंगल भी 45 है, ये वाला एंगल भी 45 है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर अगर मैं ये जो 1 न्यूटन फोर्स एंड 2 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड कर दूँ अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, तो 1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 1 cos 45, 1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 1 sin 45। ओके, 2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 45, 2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 sin 45। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वेट करूँ तो ऊपर की डायरेक्शन में 2 cos 45 भी है, 1 sin 45 भी है, एंड नीचे F2 है, तो F2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2 cos 45 प्लस 1 sin 45। तो ये 2/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा विच इज़ 3/√2। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूँ तो F1 प्लस 1 cos 45 एंड यहाँ पर कौन सा फोर्स है 2 sin 45, ये 1/√2 के इक्वल हो जाएगा, ये 2/√2 के इक्वल हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। आई रिफर टू फाइंड आउट द रेशियो हियर, F1 अपॉन F2 फाइंड करना है, तो F1 बाई F2 will be given by 1/√2 divided by 3/√2, so that is 1/3। यहाँ पर 1/x बोला है तो x की वैल्यू क्या होगी 3 के इक्वल होगी, विच इज दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो यहाँ पर एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक फैन है विच इज़ रोटेटिंग, इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच ऑफ। एज यू नो कि हम नॉर्मली फैन को देखते हैं कि वो स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़े टाइम तक रोटेट करते रहता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। तो फर्स्ट एसेशन इज ट्रू, लेट्स से। उसका रीज़न ये गिवन है कि फैन कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि इनर्शिया की वजह से वो आफ्टर स्विचिंग ऑफ, मतलब उसको करंट नहीं मिल रहा, स्टिल वो रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ओनली। तो दैट इज ट्रू एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम है जिसके ऊपर 2 अलग अलग फोर्सेस गिवन है वेक्टर फॉर्म में, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म। तो ऑब्वियस है कि डायरेक्टली हम फोर्स को ऐड कर देंगे F1 प्लस F2 और उसको इक्वेट कर देंगे m इंटू ए से। अब ऐड करेंगे तो 5 + 3 यहाँ पर 8 i कैप हो जाएगा, 8 - 4 इज 4 j कैप हो जाएगा, एंड यहाँ पर 7 - 3 इज 4 k कैप। एंड मास के वैल्यू हमें 4 किलोग्राम गिवन है, सो यहाँ से 4 अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, विच इज सी ऑप्शन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। X for 20 एक फोर्स एक्ट कर रहा है 20 सेकंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड देन बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर एंड नेक्स्ट 10 सेकंड, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि एक फोर्स है जो 20 सेकंड के लिए एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, ओके, एंड वो फोर्स बाद में सीज हो गया, मतलब बंद हो गया। सो फिर भी बॉडी, बिकॉज बॉडी के ऊपर कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, तो वो बॉडी 50 मीटर जा रही है इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो वो फोर्स कितना होगा। तो एज यू नो कि अगर बॉडी 50 मीटर जा रही है इन 10 सेकेंड,
तो जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा मतलब इट विल मूव इट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वो बाद में मूव कर रही है बॉडी, तो दैट इज 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से फाइंड कर लेंगे, एंड दैट इज 50 डिवाइड बाई 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे कुछ होगा कि पहले वो वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रही है एंड देन फोर्स लगना बंद हो गया था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो हमने ये वाली वेलोसिटी फाइंड कर ली है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है कि वो फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करता है, तो यहाँ से यहाँ जब गया तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सिंपली v माइनस यू बाई टी ले लेते हैं, पर फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी वॉज 0 एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड्स, तो ये 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा m इंटू ए से, विच इज m इज 20, एक्सेलरेशन 1/4 तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन अगेन। माउंटेन रोड्स रैली गो स्ट्रेट अप द स्लोप, दैट इज ट्रू एक्चुअली। माउंटेन रोड्स, कोई एक माउंटेन होता है तो डायरेक्टली रोड ऊपर नहीं बना देते कि चलो डायरेक्टली रोड बनाएंगे। ऑब्वियसली माउंटेन रोड्स कैसे होते हैं, दे आर इन हेयरपिन शेप के होते हो क्या, कि पहले थोड़ा ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, धीरे धीरे करके ऊपर टॉप पर जाते हैं। तो वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट एसोसिएशन तो ट्रू है कि दे डोंट गो स्ट्रेट अप द स्लोप, डायरेक्टली कोई रोड नहीं बनाता। तो रीज़न इज़ के स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर लार्ज, डायरेक्टली अगर रोड ऐसे बनाएंगे तो स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली अगर एंगल ज़्यादा होगा तो व्हीकल विल स्लिप, ओके। सो देयरफॉर मोर चांसेस ऑफ व्हीकल टू स्लिप फ्रॉम रोड्स, रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मीन्स यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो देयरफॉर ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर हमें एक एटूड मशीन गिवन है, यहाँ पर एक मास m1 है, एक मास m2 है, टाइट टुगेदर एट द टू एंड्स ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग, ओके। एक यहाँ से m1 मास है और यहाँ पर m2 मास है। Mass m2 is twice that of m1, the acceleration of the system is a1, when the mass m2 is thrice that of m1, the acceleration of the system is a2। Now ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, नॉर्मली क्या एक्सेलरेशन कितना होता है कि दैट इज m1 m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी के इक्वल होता है, ओके। अब फर्स्ट यहाँ पर दो अलग अलग हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2 का। सो अगर मैं a1 अपॉन a2 का रेशियो लूँगा, a1 पहले फाइंड कर लेता हूँ, a1 कितना होगा, a1 फर्स्ट केस में तो मास m2 इज ट्वाइस दैट ऑफ m1, तो m2 को मैं 2m ले लेता हूँ, इसको m ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन 3m इंटू जी, मतलब g/3 हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, मास इज थ्राइस दैट ऑफ m1, तो 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m हो जाएगा। इन दैट केस ये 2m अपॉन 4m इंटू जी हो जाएगा, विच इज g/2। हमें a1 बाई a2 फाइंड करना है, विच इज g/3 डिवाइड बाई g/2, तो ये आंसर हो जाएगा 2/3, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल of mass 150 gram moving at a speed of 20 meter per second if the catching process is completed in 0.1 second, the magnetic force exerted by the ball on the hand of the player। तो हमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इज एज यू नो के दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, पर पी इज एम वी, मास कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ओके। एंड अगर मैं ये फाइंड करूँ, मास की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 0.15 किलोग्राम, 150 ग्राम है, 0.15 किलोग्राम। पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनली जीरो हो गई बॉल की स्पीड, एंड टाइम टेकन वॉज 0.1 सेकेंड। सो ये पूरा 0.15 अपॉन 0.1 इंटू -20 होगा, वी कैन टेक +20 एज वेल, हमें उसे मैग्नीट्यूड से काम है, तो ये 15/10 इंटू 20 विच इज 30 न्यूटन, which is C option। Next question पे जाते हैं। A marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds. Then the coefficient of friction is मतलब let's say ice है, ice के ऊपर एक मार्बल का ब्लॉक रखा हुआ है,
ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकेंड की एक स्पीड इनिशियली दे रही, मतलब एक जर्क दे दिया उसके ऊपर, एंड थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो गया। तो क्यों स्टॉप हो गया? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस साइड लगेगा। ओके, सो फ्रिक्शन ने क्या होगा, एक रिटार्डेशन प्रोवाइड किया होगा। तो पहले वो रिटार्डेशन फाइंड कर लेते कि एक्सेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू बाई टी। उसमें v फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 6। ओके, टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकेंड लगा, तो डेट इज़ माइनस 6/10 और माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हुआ। तो रिटार्डेशन किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन को मैं डायरेक्टली एम ए से इक्वेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना, तो इसको मैं म्यू एन ले लेता हूँ। तो म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करें विच इज़ एम ए अपॉन एन हो जाएगी। एन की वैल्यू होती है एज एन इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एम जी ओनली। सो एन की जगह पर एम जी पुट कर देते तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ए बाई जी। ए की वैल्यू हमें मिली है 0.6 एंड जी की वैल्यू हमें इट्स नॉट गिवन बट लेट्स टेक 10, तो 0.06 हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, so 25th question में देखो, the block is placed on a rough horizontal plane, a time dependent horizontal force F equal to kt x on the block where k is a positive constant, the acceleration time graph of d. Okay, so acceleration time graph हमें find करना है। we have been given कि एक horizontal force लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा कि एक ब्लॉक है जो horizontal surface पर रखा हुआ है एंड उसके ऊपर हमें एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा रहा है F is equal to kt। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि इनिशियली जो फोर्स होगा वो कम होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा फोर्स, एंड अगर 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज दैट इट्स अ रफ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या करेगा कि इनिशियली जब तक ये एफ की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। फॉर स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ये फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। जब इसकी वैल्यू म्यू एस एन के इक्वल हो जाएगी, ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल, तब देन इट विल स्टार्ट टू मूव, एंड जब वो मूव करेगा देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, सो सडनली इट विल एक्सेलरेट विद सम नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 4 ग्राफ है। यहाँ पर देखो इनिशियली एज यू कैन सी कि ये वाला जो ग्राफ है वो तो नहीं पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर ग्रेजुअली एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है एंड इट्स नॉट लीन। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर बनाऊँ तो देखो पीछे की साइड एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब वो स्टार्ट करेगा मूव करना तब एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लगेगा, एम जी फोर्स नीचे की साइड लगेगा एंड एक एम ए फोर्स इस साइड लगेगा। ओके, सूडो फोर्स। तो अगर मैं लिख सकूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करो तो एफ इज इक्वल टू एफ के प्लस एम ए हो जाएगा। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू के टी के इक्वल है, दिस इज म्यू एन प्लस एम ए। तो एन को मैं एम जे लिख दूंगा अगर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, के टी माइनस म्यू एन जी डिवाइड बाई एम। तो एज यू कैन सी कि एक लीनियर इक्वेशन मिली हमें, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का अगर रिलेशन देखो यहाँ पर, तो इट्स अ लीनियर रिलेशन, दैट्स वाई जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। तो लीनियर ग्राफ अगर देखें तो सिर्फ 2 ही ग्राफ है, बी और डी। ओके, यहाँ पर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो होगा नहीं बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, वो इंक्रीज होगा। अब बी और डी ग्राफ में देखो तो सी में एक्चुअल बी और सी ग्राफ अगर देखो सी में एक्चुअल एक्सेलरेशन सडन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इन सडन इंक्रीज मीन्स यहाँ पर 0 से इंक्रीज हो रहा है। बट एज यू नो दैट जो म्यू की वैल्यू होगी, ओके, वो म्यू यहाँ पर म्यू के होगा। म्यू के जो होता है वो म्यू एस से क्या होता है, लेस होता है। ओके, दैट मीन्स कि जस्ट वो स्टार्ट करेगा मूव करना तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सडनली स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो सब नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा। सो हमारा ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट सी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल एवरेज फोर्स लग रहा है
On a machine gun firing bullets, each of mass 10 gram at the speed of 250 meter per second, kept in its position. The number of bullets fired per second by the machine gun. तो एक गन बुलेट्स को फायर कर रही है. एज्यूम हो गया यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगेगा. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो ओनली, दोनों गन और बुलेट फायर रेस्ट पे थे. फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन. अब हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, 125 न्यूटन लग रहा है. सो at the speed of 250 meter per second to keep it in the position. So हमें यहाँ पर ये गिवन है एक्चुअली कि मशीन गन के ऊपर 125 न्यूटन का फोर्स लगा है सो डैट वो उसकी पोजीशन में रहे. ओके, सो मतलब जो जर्क लगेगा पीछे की तरफ उसको कैंसिल आउट कर देगा. सो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं कि F इजिकल टू M इंटू ए, जिसमें F हमें गिवन है 125 न्यूटन जो एक्चुअली फोर्स लग रहा है. ये मास को हम लिख देंगे मास ऑफ द बुलेट. ओके, मास ऑफ द बुलेट हमें कितने गिवन है, मास ऑफ द बुलेट वे इज गिवन बाय 10 ग्राम विच इज 0.01 किलोग्राम. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना दैट विल बिकॉज चेंज इन मोमेंटम. ओके, विच इज v2 माइनस v1 अपॉन t. अब देखो यहाँ पर 0.01 इंटू चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं फाइंड करूँगा तो 250 मीटर पर सेकेंड स्पीड है. फाइनली इनिशियली इट वाज 0, टाइम हमें फाइंड करना है. ओके, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड. सो लेट्स से कि n बुलेट्स है टोटल, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय n कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी n आ जाएगा. सो 125 इक्वल टू ये 0.01 इंटू 250 इंटू n, एंड नीचे जो टाइम है, टाइम कितना गिवन है, टाइम इज गिवन बाय पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड ही लेते हैं. इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 इंटू 0.01 ये हो जाएगा 0.02 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 100 विच इज 50. सो बी हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो बुलेट्स फायर करेंगे ऑब्वियसली तो देयर विल बी अ फोर्स, तो वो फोर्स जो जर्क लगेगा वो जर्क 125 न्यूटन के इक्वल है. ओके, तो डेट विल बी इक्वल टू n इंटू एम, वेयर m इज मास ऑफ द बुलेट, a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सपोज n बुलेट्स फायर हुई तो n इंटू एम करना पड़ेगा क्योंकि हर बुलेट की वजह से m फोर्स लगेगा. सो यहाँ से हमें n मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F इज इक्वल टू जो होता है वो dp बाई dt के इक्वल होता है. ओके, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. सो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. यहाँ पर देखिए टू पुली अरेंजमेंट्स ऑफ फिगर गिवन आर आइडेंटिकल एंड द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल. इन फिगर ए द मास m is lifted by attaching a mass 2m to the other end of the rope. m is lifted up by pulling the other end of the rope with a constant downward force F equal to mg. मतलब एक केस में हमें एक्चुअली ये मास को पुल करने के लिए यहाँ पर 2m का मास सस्पेंड किया है और यहाँ पर ये मास को पुल करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स लगाया. तो एक्सेलरेशन दोनों केस में कितना होगा. तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हमें m2 2m लेना है, ये m लेना है, ये 2m लेना है और ये m लेना है, एंड इंटू जी करेंगे तो फाइनली ये हमें मिल जाएगा m अपॉन 3m इंटू जी विच इज g बाई 3. सेकेंड केस की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड केस में वी आर पुलिंग दिस, तो पुल करेंगे एक्चुअली. ओके, सो क्या होगा कि ये 2mg जो फोर्स होगा, ओके, दिस 2mg फोर्स विल बी, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगा. ओके, एंड यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर नीचे एक mg फोर्स लगेगा, एंड बिकॉज दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड तो नीचे की तरफ एक ma लगेगा. तो अगर मैं यहाँ पर ये 2mg को टेंशन से इक्वेट करूँ एंड यहाँ पर ये टेंशन को ma प्लस mg से इक्वेट करूँ तो यहाँ से t यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, 2mg विल बी इक्वल टू ma प्लस mg हो जाएगा. एंड फ्रॉम डैट अगर मैं यहाँ पर ये ma mg से ले लूँ तो mg विल बी इक्वल टू ma हो जाएगा एंड आई कैन से a विल बी इक्वल टू g हो जाएगा.
जब पुल करेंगे तो एक्चुअली एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के इक्वल होगा। तो पहले केस में g/3, नेक्स्ट केस में g, मतलब बी ऑप्शन हमारा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A rocket has an initial mass of this if it is to blast off at an initial acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड called initial thrust। तो रॉकेट का इनिशियल थ्रस्ट अगर फाइंड करना है तो ऑलवेज m इंटू जी प्लस ए के इक्वल होता है। ओके, मास हमें गिवन है 20 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 4, ये 14 हो जाएगा। 14 इंटू 280 इंटू 10⁻3 न्यूटन हो जाएगा, विच इज 28 इंटू 10⁻4 न्यूटन, विच इज अवर सेकेंड ऑप्शन। सो यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम शोन है, यहाँ पर 4 फोर्सेस लग रहा है। व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड इन व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस सो दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। सो यहाँ पर देखिए 4 फोर्सेस है। एक फोर्स है 7 न्यूटन, एक फोर्स है 6 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन और एक फोर्स है 8 न्यूटन। ओके, अब एज यू कैन सी अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ तो 8 - 7 मतलब नीचे की साइड क्या लगेगा, एक 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 6 - 5 मतलब इस साइड 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो √2 के इक्वल होगा और समवट इस डायरेक्शन में होगा। एंड दे आर इक्वल एक्चुअली, तो 45 डिग्री एंगल होगा। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स विल बी √2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ विद द, अब एंगल हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल फाइंड करूँ तो ये टोटल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 135 डिग्री हो जाएगा। सो √2 न्यूटन एंड 135 डिग्री आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मासलेस स्प्रिंग गेट्स elongated by amount x1 under a tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under a tension of 7 Newton. For the elongation of 5x1 minus 2x2 the tension in the spring will be. So tension जो होता है वो kx के इक्वल होता है क्या, that is equal to kx. Now फर्स्ट केस में जो टेंशन है वो 5 न्यूटन के इक्वल है, नेक्स्ट केस में जो टेंशन है वो 7 न्यूटन के इक्वल है। सो अगर मैं x elongation 5x1 minus 2x2 ले लूँ, इन डेट केस कितना होगा। सो यहाँ से देखो कि f को मैं ले लेता हूँ 5k(x1) माइनस 2k(x2). अब यहाँ से kx1 की वैल्यू 5 ले लेता हूँ एंड यहाँ से kx2 की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, तो ये 25 माइनस 14 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 11 न्यूटन। सो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक फोर्स लग रहा है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम विच इज 40 I कैप प्लस 10 J कैप। तो मैं इसको ma से इक्वेट कर देता हूँ एंड हमें क्या फाइंड करना है, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करिए तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल 10 सेकंड कितना होगा। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। मास की वैल्यू यहाँ पर 5 किलोग्राम गिवन, तो ये 5 हो जाएगा एंड ये 5 डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 I कैप प्लस 2 J कैप। एक्सेलरेशन मिल गया तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, u इनिशियली 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 8 I कैप प्लस 2 J कैप गिवन है एंड टाइम हमारा जो है वो टाइम 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 100 एंड ये 50 हो जाएगा। 15 to 8 करेंगे तो 58 जा 400 I कैप प्लस 52 जा 100 J कैप हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 400 I कैप प्लस 100 J कैप, विच इज़ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A man weighs 80 kg. He stands on a weighing scale in lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकंड. What will be the reading on the scale? तो अब इस लिफ्ट का क्वेश्चन है, रीडिंग ऑन द स्केल पे लिफ्ट एक्सेलरेट क्या करिए, अपवर्ड करिए, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। सो एक नीचे की तरफ ma फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए के इक्वल। जो हमारा रीडिंग ऑन द स्केल होगा, m की वैल्यू हमें गिवन है 80 किलोग्राम, g हमें 10 गिवन है और ये 5 गिवन है। सो इट विल बी 80 इंटू 15, 15 8 जा 120 होता है, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन, विच इज़ सी ऑप्शन।
यहाँ पर देखिए तो पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a straight line with momentum p starting at time t equal to 0, force F equal to kT x in the same direction on the moving particle during time interval t, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of capital T is. तो यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू KT एक पार्टिकल के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F की वैल्यू dp/dt के इक्वल होती है, विच इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. यहाँ से मैं dp इज इक्वल टू लिख सकता हूँ KT dt. ओके, एंड इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, बिकॉज यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करना होगा. dp जो विच इज द चेंज इन मोमेंटम, ओके, वो यहाँ पर p हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, एंड वो p to 3p तक हो रहा है. एंड टाइम जो है वो 0 से टाइम इंटरवल t तक है. यहाँ पर k कॉन्स्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t² (2) हो जाएगा. अगर मैं लिमिट्स पुट करूँगा यहाँ पर, सो यहाँ पर ये 3p माइनस p विच इज़ 2p इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा KT² माइनस 0. सो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, टाइम इंटरवल t फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है. ये 2 इस साइड जाएगा, ये 4p/k हो जाएगा विच इज इक्वल टू t², और t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2√p/k. सो दैट इज अवर आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mass 1 kg is suspended by a thread. It is lifted up with an acceleration 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लोअर विथ, मतलब एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, थ्रेड से सस्पेंड किया है, अब उसको ऊपर लिफ्ट कर रहा है. तो ऊपर लिफ्ट करेंगे तो एक्चुअली एक टेंशन फोर्स लगेगा. ओके, एंड इफ आई लिफ्टिंग अपर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9, मतलब ऊपर की साइड 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, तो नीचे की साइड एक ma फोर्स भी होगा और एक mg फोर्स भी होगा. सो टेंशन विल बी इक्वल टू, इन दिस केस ma प्लस mg के इक्वल होगा. एंड अगर मैं सेकेंड केस में इसको लोअर डाउन विथ एन एक्सेलरेशन, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, सो ऊपर की साइड एक ma होगा, नीचे की साइड mg होगा, एंड ऊपर की साइड टेंशन होगा. तो टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल टू mg माइनस ma के इक्वल होगा. तो ये 1 और ये 2 दोनों का रेशियो लेंगे T1/T2, दैट विल बी इक्वल टू ma प्लस mg अपॉन ma माइनस mg. यहाँ पर से m कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस जी अपॉन a माइनस जी फाइंड करना है. a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर, एक्चुअली 1 सेकेंड, g माइनस ए आएगा एक्चुअली. सो a की वैल्यू हमें गिवन है 4.9 इन बोथ द केसेस. ओके, g की वैल्यू हमें गिवन है 10, एक्चुअली नॉट गिवन, तो 9.8 लेते हैं. तो 9.8 प्लस 4.9 डिवाइड बाय 9.8 माइनस 4.9, तो ये हो जाएगा समवॉट अराउंड 14.7 के इक्वल, और ये हो जाएगा डेट विल बी 4.9 विच इज़ 3/1 के इक्वल हो जाएगा. सो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एक मंकी है, मंकी का मास हमें गिवन है एंड इट इज़ बीइंग हेलो 8 नंबर में वो क्रिया है 8 नंबर. हाँ, मेरे से बोलो आप ये वीडियो बनाओ अच्छो, बस आवाज छूट गया 5 मिनट में. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. यहाँ पर देखो 36 क्वेश्चन है. मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, मतलब एक मंकी है. मंकी यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर एक मंकी है विच इज़ होल्डिंग दी रोप. ओके, वो रोप को होल्ड कर रहा है. इसका मास 20 किलोग्राम है. द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 किलोग्राम. मतलब मंकी का जो वेट है दैट इज 20 g के इक्वल होगा. ओके, मास 20 है तो, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच द मंकी कैन क्लाइम अप द रोप. मतलब मंकी अगर ऊपर क्लाइम करेगा, सो व्हाट विल हैपन इज कि एक एक्स्ट्रा फोर्स, बिकॉज एक्सेलरेट ऊपर करेगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ma के इक्वल. तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस 20g. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो रोप है वो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वेट वो झेल सकता है. कि अगर उसको 25, अगर सपोज करो कि 25 किलोग्राम का अगर मैं ब्लॉक उसके ऊपर सस्पेंड करा तो उतना वो झेल सकता है. 25 से ज़्यादा किलोग्राम का वेट वो झेल नहीं सकता. मतलब टेंशन की वैल्यू 25 g के इक्वल होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम.
mg where m is 25. तो ये 25g में यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये 20g इस साइड आ जाएगा, 5g हो जाएगा. मास हमें मंकी का लेना विच इज़ 20, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/4g. उसमें g की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये 10/4 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. ड्राइवर इन अ व्हीकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन इंटरवल इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एसोसिएशन क्वेश्चन है. तो यस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ओके, ऑन अर्थ, so it is an inertial frame of reference, so that is true. A reference frame in which Newton's law of motion are applicable is non-inertial. That is actually incorrect because Newton's के जो laws हैं वो non-inertial नहीं but inertial frame of reference में apply होते हैं. So we can say that A is true but R is false. So हमारा आंसर क्या आ जाएगा? C option. A body whose momentum is constant must have constant. अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता बिकॉज मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस देयर इज नो चेंज इन मोमेंट, और चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो एंड फोर्स भी जीरो होगा. एक्सेलरेशन वी कैन से दैट फोर्स तो लगेगा ही नहीं एक्चुअली, एंड एक्सेलरेशन एज यू नो कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एंड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो ओनली. So we can say that in this case must have constant velocity. Okay, B option. A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and returns at the same angle. The impact time was 0.2 second. The force exerted on the wall. तो देखो एक बॉडी ऐसे आ रही है और यहाँ पर ऐसे जा रही है. एज यू नो कि यहाँ पर इन दिस केस जो नेट चेंज इन मोमेंटम होगा वो ऑलवेज एक्स डायरेक्शन में होगा. कि पहले वो आ रहा था, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करूँ तो इट विल बी ऑलवेज 2mv कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है. 2mv कॉस थीटा ऑलवेज ये केस में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 2mv कॉस थीटा होता है. वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता. नाउ इन दिस केस जो m है, जो m है वो 3 किलोग्राम के इक्वल है. वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है. कॉस थीटा में जो थीटा है एक्चुअली ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा. मतलब यहाँ पर मैं 30 पुट कर दूंगा कॉस ऑफ 30. तो ये 10 3 30 2 60 हो जाएगा. कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2. सो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा 30 √3. यानी अगर हमारा मोमेंटम चेंज है तो हमारा फोर्स कितना होगा, इम्पैक्ट टाइम, एंड मोमेंटम चेंज फोर्स इंटू टाइम के इक्वल होता है. एंड हमारा इम्पैक्ट टाइम हमें गिवन है 30 √3 डिवाइड बाई ये टाइम हमें 0.2 पुट कर देंगे. सो दैट विल बी 2/1/5 विच इज़ 150 √3 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A block it takes 2 seconds to slide down a frictionless inclined plane and length L kept inside a lift going up with uniform velocity v. The incline is changed to 45 degree. Time taken by the block to slide down the inclined plane. तो एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हमने एक इंक्लाइन प्लेन को रखा हुआ है. इंक्लाइन प्लेन की लेंथ ये जो है वो L के इक्वल है. यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है. ओके, एंड लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि मतलब इट्स एन इनर्शियल फ्रेम. सो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा नीचे की साइड लगेगा. बिकॉज ऑफ दैट इट विल स्लाइड डाउन. यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं है. तो बस हमें करना कुछ भी नहीं है. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम टेकन, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन विल बी g sin थीटा के इक्वल होगा. ओके, एंड हमें एक्चुअली देखो यहाँ पर इट्स अ सिमिलर टू अ नॉर्मल केस. मतलब नॉर्मली हमें स्लाइड इंक्लाइन पर रखा हो तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है. मतलब लिफ्ट के अगर इनिशियल वेलोसिटी से मूव करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. एक्सेलरेशन विल बी g sin थीटा ओनली. एक्सेलरेट कर रही होती लिफ्ट देन इट विल बी अ डिफरेंट केस. अब अगर मुझे टाइम टेकन बाय द ब्लॉक फाइंड करना है, ओके, पहले केस में इट वाज 2 सेकेंड, तो नेक्स्ट केस में कितना होगा. तो टाइम टेकन और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन हो रहा है. तो एज यू नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ut + ½ at².
यहाँ से डिस्टेंस उसको दोनों केस में सेम ही कवर करना होगा. इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर 30 डिग्री होगा क्या 45 डिग्री होगा, नॉट एन इशू. द लेंथ विल बी एल ओनली. तो डिस्टेंस सेम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों केस में. मतलब अब हमारा जो टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 2L अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा. मतलब टाइम टेकन जो है वो अंडर रूट ऑफ ए से प्रोपोर्शनल है. टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए. तो अगर मैं T1 बाई T2 लूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A2 बाई A1 के इक्वल हो जाएगा. अब A2 बाई A1 अगर मैं फाइंड करूँ तो जी साइन 45 डिवाइड बाई जी साइन 30 के इक्वल होगा. फर्स्ट केस में टाइम जो लगा वो 2 सेकंड लगा, सेकंड केस में मुझे टाइम फाइंड करना है. ये जी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई रूट 2 एंड दिस इज 1 बाई 2. सो फाइनली इट विल बी इक्वल टू रूट 2 ऑफ रूट 2, रूट ऑफ रूट 2. ओके, ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2 ऊपर जाएगा. सो यहाँ से मैं अगर T2 फाइंड करूँ, T2 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई रूट 2 ऑफ 2. समथिंग ऐसे कुछ मिलेगा. इसको हमें कैलकुलेट करना होगा इन द कैलकुलेटर. सो रूट ऑफ रूट 2, सो 1.41 का रूट डायरेक्टली मैं फाइंड कर लेता हूँ. 1.41 का रूट, सो 1.18 मिला हमें. ओके, एंड उसको हमें डिवाइड भी करना है एक्चुअली. 2 डिवाइड बाई 1.18, सो हमें समथिंग 1.69 यहाँ पर आंसर मिला, विच इज़ वेरी क्लोज टू 1.68 सेकेंड. मतलब आंसर हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट्स ट्रू. एंगल ऑफ रिपोज होता है that is equal to angle of limiting friction. When a body is just at the point of motion, the force of friction in this stage is called limiting friction. So that is also true कि body just point of motion में होती है. जो force of friction होता है वो इसको क्या बोलते हैं, limiting friction बोलते हैं. So A is true, R is also true, but R is not the correct explanation actually. So we can say that A and R are true, but R is not the correct explanation. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि यहाँ पर एक दो ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक के ऊपर हम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. मास ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ वेट ऑफ फोर्स ऑन बी इज हाउ मच. तो देखो यहाँ पर अब इफ आई विल से दैट ये दोनों ब्लॉक्स हैं, अगर मैं कंबाइन एक सिंगल सिस्टम कंसिडर करूँ, लेट्स से इसका मास मैं m ले लेता हूँ, इसका मास 2m ले लेता हूँ, सो दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 3m इंटू a हो जाएगा, वेयर f इज 15. तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा 5/m. अब एक्सेलरेशन मिल गया तो अगर मैं दो ब्लॉक्स लूँ, एक A लूँ एंड एक B ब्लॉक लूँ, तो A के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? A के ऊपर फोर्स लग रहा है एक तो 15, एक इस साइड फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स ऑन A ड्यू टू B बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट. ओके, एंड यहाँ पर B ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड दे आर एक्सेलरेटिंग एक्चुअली. तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन दिस साइड लगेगा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन दिस साइड लगेगा. अगर मैं B के ऊपर सारे फोर्सेस को इक्वेट करूँ तो आर बी ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एम ए के इक्वल हो जाएगी. ओके, हमें एम ए की वैल्यू पता है कि 5/m के इक्वल है एंड दिस इज जो कैपिटल एम है, मतलब इसका जो मास है वो 2m के इक्वल है, डबल है. तो ये कैंसिल हो गया, ये 10 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा. ओके, मतलब रिएक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए किसके इक्वल हो जाएगा? 10 न्यूटन के इक्वल, विच इज सी ऑप्शन. अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम सेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड. मतलब एक बॉल आया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वापस गया 15 मीटर पर सेकंड, तो इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा? तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो वापस अगर मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड करूँ, सो m इंटू v2 माइनस v1 वेर मास इज 0.4, फाइनल वेलोसिटी 15 होगी, इनिशियल वेलोसिटी -15 होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट्स वाई. तो इंटू 30 हो जाएगा. 30 इंटू 4 इज 12 न्यूटन सेकेंड, सो दैट इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ब्लॉक ऑफ मास is placed inside a box, distance vertically with acceleration है. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A will be. मतलब सपोज करो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड ब्लॉक एक्सर्ट्स ऑफ, तो ये बॉक्स जो है वो एक्सेलरेशन A से वर्टिकली डिसेंड कर रहा है. द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4
ऑफ इट्स वेट, मतलब ये ब्लॉक जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 1/4 ऑफ इट्स वेट, मतलब 1/4 ऑफ mg ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो अगर ये ब्लॉक बॉक्स के ऊपर 1/4 ऑफ mg एक्सर्ट कर रहा है तो फ्लोर भी उसके ऊपर 1/4 ऑफ mg एक्सर्ट करता होगा, तो ये mg/4 उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। नीचे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए, एंड बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है तो ऊपर की तरफ एक ma फोर्स ले लो, तो ma प्लस mg/4 इज इक्वल टू mg हो जाएगा, एंड दैट्स वाई ma इज इक्वल टू हो जाएगा 3mg/4। तो यहाँ से mm कैंसिल हो गया, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा g/4, 3g/4 एक्चुअली, सो विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कर्व्ड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस 75 मीटर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार रनिंग दिस कर्व्ड रोड कैन बी 30 मीटर पर सेकंड विदाउट skidding. If the radius of the curved surface is changed to 48 meter per second, the coefficient of friction between the tires and the road remains same, the maximum allowed speed. तो maximum allowed speed on a straight on a level road कितनी होती है, म्यू आर जी के इक्वल होती है। सो यहाँ पर हमें सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, तो v1/v2 का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, r1/r2, बिकॉज म्यू सेम है दोनों केस में। पहले केस में हमें वेलोसिटी 30 है, सेकंड केस में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले केस में रेडियस 75 है और ये 30 है। ओके, इफ़ वी स्क्वायर इट ऑन द बोथ दी साइड, से 900 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डेट विल बी 75/30। सो ये v2 स्क्वायर जो हो जाएगा वो 30 × 900 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा। ये 15 5 होता है, 15 2 होता है, ये 5 1 40 5 8 एंड दिस इज 360 हो जाएगा। एंड हमें इसका रूट फाइंड करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, दैट रूट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली और आई थिंक आई हैव मेड वन मिस्टेक हियर, 15 5 15 2 5 into 180, okay, so 182 are 360, 360 का root, maximum allowed speed will be, okay, sorry, final is 48 meter per second, the radius is 48 not 30, तो ये 38 अगर है तो ये 75/48 and this is actually 900 into 48 डिवाइड बाई 75। 75 का अगर मैं फाइंड करूँ तो 15 5 15 6 एंड 5 12 ओके, सो समवॉट ये 48 12 कितना हो जाएगा, 48 12 मैं इसको 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, इसको 16 × 3 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं रूट फाइंड करूँ तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2, तो 4 × 2 × 3 विच इज़ 4 to the 8 is 24 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, विच इज़ आवर ए ऑप्शन। सो दिस आर ऑल द 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स विच वी हैव डिस्कस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।